नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, विधि ज्ञान एपिसोड में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, पहले हमने जो पहला एपिसोड था उसमें चेकों से संबंधित लेन देन के विषय में कानूनी जो दाव पेच होते हैं उनके बारे में जाना था योगेश जी शर्मा एडवोकेट से। और दोस्तों, आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और सिविल के मामलों में पेचीदगियाँ जानेंगे। दोस्तों, वकील जी हमारे सामने बैठे हैं, तो वकील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अनिल जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा वकील जी कि सिविल मुकदमे आखिर कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हिंदुस्तान में जो मुकदमों की कार्रवाई हैं वो दो तरीके से होती है। दो तरीके के मुकदमे होते हैं। एक तो होते हैं क्रिमिनल मुकदमे यानी आपराधिक मुकदमे, एक होते हैं दीवानी यानी सिविल मुकदमे। तो सिविल मुकदमे वो होते हैं जो अधिकारों के विवाद अपने अधिकारों के लिए जो लड़े जाते हैं वो सिविल मुकदमे होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि संपत्ति में हक का मुकदमा है और वसीयत को लेकर कोई विवाद है, रुपयों को लेन देन के कोई विवाद है, और संपत्ति में बंटवारे को लेकर कोई विवाद है, या कोई संपत्ति में घोषणा को लेकर विवाद है, तो ये सिविल मुकदमे आते हैं। और जैसे वैवाहिक संबंधी कोई विवाद है, जैसे विवाह का डिस्प्यूट हो गया, शादी का, तो वो भी सिविल मुकदमे होते हैं। अच्छा, वो भी तो ये सिविल में आते हैं, तो ये सिविल मुकदमे होते हैं। अच्छा, एक मैं जानना चाहूँगा कि रुपयों के लेन देन में ये जो सिविल के मुकदमे होते हैं कौन कौन सी धाराएं लगती है और क्या इसके वो प्रोसेसिंग रहती है इसकी? देखिए, सिविल में रुपयों का जो लेन देन का जो विवाद होता है वो सिविल कार्रवाइयाँ होती हैं। ये दीवानी मुकदमे होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्या हुआ कि रुपयों का लेन देन हुआ, उसमें पर नोट लिखा गया, तो वो पर नोट उसमें डिस्प्यूट हुआ, तो वो कोर्ट के अंदर उसमें कार्रवाई होती है। पर नोट की मुकदमा होता है कि रुपयों की वसूली के लिए, तो वो एक तरह से पर नोट हो गया, तो वो सिविल मुकदमा हो गया। दूसरा, कोई स्टाम्प पेपर पे लिखा पड़ी हुई, रुपये का लेन देन की लिखा पड़ी हुई, उसमें जो मुकदमों की रिकवरी के लिए कोई मुकदमा किया गया, तो वो सिविल मुकदमा हो गया। तो ये सिविल मुकदमे होते हैं। और रुपयों के लेन देन का जैसे एग्रीमेंट के जरिए कोई लेन देन हुआ या पर नोट के जरिए कोई लेन देन हुआ, तो ये सिविल मुकदमे में आते हैं। और ये रुपयों के लेन देन का विवाद है वो जो होता है वो पर नोट के में भी हो जाता है, और जैसे एग्रीमेंट कोई हुआ लेन देन का, तो उसमें विवाद हुआ, तो ये सिविल मुकदमे हो गए। अच्छा वकील जी, इससे एक सवाल निकल कर आ रहा है कि आम नागरिक जो इस तरह से पीड़ित हो और वो पुलिस थाना में जाए और वहाँ उसका मुकदमा दर्ज ना हो किसी प्रभाव के चलते, कि चाहे वो राजनीतिक प्रभाव हो या वो सामने जो पार्टी होती है उसका एक प्रभाव हो, तो उसके बाद में वो फिर क्या करे, किस प्रकार न्याय के लिए दरवाज़ा खटखटाए, कहाँ जाए? देखिए, इसमें दो रास्ते होते हैं। एक तो क्या होता है कि जनरली सबसे पहले कोई जैसे रुपयों का लेन देन हुआ और वो लेन देन हुआ मौखिक, एक आदमी रुपए लेके चला गया और पैसे दिए नहीं, तो वो पुलिस थाने में जाता है। उसकी कार्रवाई पुलिस थाने में नहीं, या तो मुकदमा एप्लीकेशन ली जाती है, उसे एप्लीकेशन लेके और उस पर जांच करके पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा कोर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। 156 इस्तगासा जिसको बोलते हैं, 156(3) के जरिए कोर्ट परिवादी पक्ष को सुनती है, सुनने के बाद में और वो मुकदमा दर्ज करवाती है। लेकिन इसमें भी क्या है कि कानूनी पेच ये होता है कि जैसे एक तरीके से मौखिक लेन देन हुआ, तो ये एक वैश्वासिक संबंध थे और वैश्वासिक संबंधों में रुपयों का लेन देन होता है, तो ये इसमें कोर्ट आदेश कर देती है या पुलिस अपने स्तर पर मुकदमा दर्ज कर भी लेती है। नहीं करती है किसी प्रभाव के चलते, तो कोर्ट इसमें 156(3) में मुकदमा दर्ज करवा देती है और पुलिस जांच करके उसमें जो भी नतीजा होता है वो पेश कर देती है। दूसरा क्या होता है, कई बार जैसे एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट टू सेल हुआ, किसी कृषि भूमि या प्लाट को लेकर एग्रीमेंट हुआ, रुपयों का लेन देन हुआ, तो उसमें ज़्यादातर क्या होते हैं कि लोग थाने में जाते हैं। थाने में कार्रवाई जब नहीं होती है तो कोर्ट में आते हैं। कोर्ट भी जनरली क्या करती है कि 156(3) में जरिए इस्तगासा और पुलिस थाने में भेज देती है FIR दर्ज करने। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही रुपयों का लेन देन आपका एग्रीमेंट कोई हुआ और रुपयों का लेन देन उसमें हुआ, तो वो आपराधिक कार्रवाई नहीं है, वो एक सिविल कार्रवाई होती है। वो तो उसमें क्या होता है कि कोर्ट भेज देती है और पुलिस वहाँ जिस तरह से मध्यस्थता करके या जो भी है कि दोनों को पक्षों को बैठाकर बातचीत करवा देती है, तो वो एक शॉर्ट प्रक्रिया होगी। लेकिन एक्चुअल में कानूनी की स्थिति ये है कि ये सिविल कार्रवाइयाँ होती है
और इसमें पुलिस को पास ये पावर नहीं होता कि जहाँ कोई एग्रीमेंट हुआ है रुपयों का लेन देन का, तो उसमें कोई आपराधिक कार्रवाई दर्ज करे और किसी के खिलाफ कार्रवाई करे। ये सिर्फ कोर्ट के पास ही पावर होते हैं कि वो दोनों पक्षों को मुकदमे को सुनेंगी। सुनने के बाद में यदि कोई ऐसा कोई वैलिड एग्रीमेंट कोई दोनों पक्ष में हुआ है तो कोर्ट है वो उचित निर्णय वो करती है। अच्छा वकील जी, अमूमन कई बार देखा गया है, ऐसे कई वीडियोस भी वायरल होते हैं, कोई इस प्रकार से लेन देन का मामला हो और पुलिस थाने से फ़ोन आता है और उस पीड़ित के पास तो और उसको धमकाया भी जाता है और उसको तरह तरह की बातें और प्रताड़ित करने की और पुलिस थाने में लाकर पीटने की आदि अनेकों तरह की बातें सामने आती है, तो उसमें पुलिस का क्या राइट है और इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? ये कानून के कितने दायरे में और कितने दायरे से बाहर है? देखिए क्या है कि जो भारत के जो कानून है उसमें क्या है कि हर प्राधिकारी अधिकारी का एक जुडिक्शन दिया हुआ है। जैसे पुलिस है, लेन देन का जहाँ विवाद होता है और मैंने पहले भी बताया आपको, जहाँ एग्रीमेंट है, पर नोट है या कोई चेक का मैटर है, तो वो कोर्ट के जुडिक्शन की बात होती है, न कि पुलिस के जुडिक्शन की। कुछ लोग प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं, थाने में एप्लीकेशन देते हैं कि मैंने अपनी मैंने ज़मीन खरीदी और इतने रुपए दिए, तो वो ना तो ज़मीन की रजिस्ट्री करवा रहा है ना मेरे रुपए लौटा रहा है, या मैंने इतने रुपए इसको ब्याज पे दिए और एक एग्रीमेंट हुआ, या मैंने पर नोट लिखा तो वो मेरे को पैसे नहीं दे रहा। तो ये पुलिस के जुडिक्शन का नहीं है। पुलिस इसमें जो करती कुछ मतलब पुलिस के पावर की ना तो जुडिक्शन की है ना पावर की है, तो वो इलीगल है बिल्कुल। मतलब पुलिस का जुडिक्शन का ये इसमें कुछ नहीं होता है। कुछ लोग क्या डर के मारे इसमें मतलब गलत तौर पे भी हम भर देते हैं, या मतलब पुलिस के दबाव में आकर कुछ अलग मतलब जैसे सुसाइड भी कर लेते हैं, या ऐसी घटनाएं हो जाती है कई बार। तो ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस जहाँ रुपयों का लेन देन होता है वहाँ पुलिस के जुडिक्शन का क्षेत्र नहीं है, ये कोर्ट का ही है। वो चाहे तो जो एफआईआर दर्ज हुई है तो उस एफआईआर की कॉपी लेके न्यायालय में हाई कोर्ट में भी जा सकता है 482 के तहत, और उसके पास कई रिलीफ होते हैं। अग्रिम जमानत का भी रिलीफ होता है कि ये सिविल मैटर है, रुपयों का लेन देन का विवाद है, ज़मीन का लेन देन हमारा एग्रीमेंट हुआ है, तो ये सिविल विवाद है ना कि फौजदारी है, तो पुलिस मेरे साथ गलत करने पर आमादा है, तो वो इसमें हाई कोर्ट में भी रिलीफ है और यहाँ सेशन कोर्ट में भी इस बात का रिलीफ है कि वो अग्रिम जमानत ले सकता है, और हाई कोर्ट में भी वो एफआईआर को क्वाशिंग करवा सकता है 482 के तहत। एक टैगलाइन देखी जाती है पुलिस की अमूमन, क्योंकि ये हर आम आदमी के दिमाग पर ये चीज़ें वकील जी हावी रहती है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। लेकिन ख़ास तौर से आजकल हमारे समाज में देखा ये जाता है कि कोई भी मामले के तहत अगर पुलिस की उलझने होती है और केस मुकदमों में अगर उलझ जाए व्यक्ति, तो पुलिस द्वारा थाने में प्रताड़ित भी किया जाता है और मारपीट भी होती है। आपने वर्तमान में जो गोकशी का मामला हुआ उसमें भी देखा था, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियाँ हुई और मारपीट भी हुई, और इसकी पुष्टि वो लोग जब बाहर जमानत लेकर आते हैं तो उन्होंने भी की है। तो क्या ये बगैर मतलब उसके रिमांड के पुलिस ये कर सकती है, और कर सकती है तो ये पुलिस के लिए कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है? इसके ऊपर पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, एक कानून में एक कहावत है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन प्रजित नहीं किया जा सकता। क्या होता है कि पुलिस का एक क्षेत्राधिकार है, वो आईपीसी, इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी उसके तहत अपनी कार्रवाई उसको करनी होती है। तो क्या होता है कि लोगों में कानून की मतलब ये मान लिए कि जानकारी नहीं होती लोगों को, तो वो जैसे कार्रवाई चल रही होती है पुलिस की उसमें उसके अनुसार चले देते हैं, लेकिन अलग से कोई अपना दिमाग नहीं लगाते। अब क्या होता है कि जैसे हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं और सेशन कोर्ट्स हैं, ऐसे अनेकों कानूनों में रिलीफ हैं जिसके तहत पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है और उसमें रिलीफ लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए क्या होता है कि जैसे किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया तो उसके 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पेश करना होता है, और या तो वो उसके कई अनुसार उसके अधिवक्ता या उसके किसी परिचित को उसको सूचना देनी होती है। दूसरा क्या है कि जैसे किसी आदमी को गलत तरीके से पुलिस ने पकड़ रखा है और ज़बरदस्ती रख रखा है, या उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन है ही नहीं या कोई एफआईआर नहीं है, तो उसके परिजन चाहे तो कोर्ट के अंदर 97 सीआरपीसी की कार्रवाई करके उसको छुड़वा सकते हैं, या पता लगवा सकते हैं कि इसको किसके तहत क्यों कि इसको गिरफ्तार किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सभी का होता है। तो मेरा कहना ये है
कि लोगों को में जानकारी नहीं होने की वजह से पुलिस क्या करती है कि जो सिविल मामले होते हैं उनमें भी इंटरफेयर करती है। और जिन लोगों को कानून की जानकारी अच्छे से होती है तो उसमें वो पुलिस को ये मतलब बिल्कुल साफ तरीके से बता देते हैं कि आपके जुडिक्शन का मैटर है ही नहीं ये, तो वो कोर्ट में न्यायालय के समय चले जाते हैं, उनको पूरा रिलीफ मिलता है इस मामले में। बहुत अच्छी बात बताई आपने वकील जी। और लेन देन के विषय में एक अंतिम सवाल से पहले मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई है, उसके बारे में मैं आपसे जान लेता हूँ। वकील जी, जैसे कोई मामला झूठा है बिल्कुल और पुलिस में उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है, सिविल का मामला हो, तो उसमें फिर क्या रहता है, कानूनी राय उसके लिए क्या है? देखिए, कई बार क्या होता है कि किसी राजनीतिक प्रभाव के चलते या जो जिसने दर्ज करवाया उसके रसूख कोई भी हो, उसके चलते एफआईआर दर्ज पुलिस में हो जाती, पुलिस कर लेती है या वो न्यायालय में जरिए 155 के जरिए करवा देता है। तो इसमें क्या होता है कि एक एफआईआर दर्ज होना अलग बात होती है, लेकिन उसको सही साबित करना एक अलग बात होती है। कई बार क्या होता है कि रुपयों का लेन देन होता है या जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है वो एक्चुअल में जहाँ उसकी घटना दिखाई जाती है वहाँ वो होता ही नहीं है, या उसका कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, एक रंजिश बस उसका नाम लिखवा दिया जाता है, या मतलब ऐसे कोई कारण होते हैं, राजनीतिक रंजिश होती है या कोई रुपयों का लेन देन का कोई विवाद हो तो किसी पक्ष का नाम लिखवा दिया जाता है, वो होता नहीं है। उसके लिए क्या होती है कि पुलिस ज़्यादातर फ़ोन करती है या परेशान करती है या टॉर्चर करने की कोशिश करती है। तो उसके लिए रिलीफ ये है कि जैसे एफआईआर दर्ज होती है ना, तो उसकी एक कॉपी 24 घंटे के अंदर अंदर और संबंधित जो मजिस्ट्रेट जो कोर्ट होती है उसमें आती है, तो वहाँ से कॉपियाँ लेके और 482 में हाई कोर्ट के अंदर जो एफआईआर होती है उसको क्वाशिंग के लिए जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट में वकील हायर करें और उसको 482 में लगाएं, न्यायालय के अपने हाई कोर्ट के सामने अपनी बात लिखें, जो अपने पास सबूत होते हैं वो न्यायालय के सामने हाई कोर्ट के सामने पेश करें। तो इसमें हाई कोर्ट बड़ा ध्यान से सुनती है और जो प्रोसीडिंग पुलिस कर रही होती है नीचे, तो उसमें भी ज़्यादातर स्टे कर देती है कि इसके खिलाफ जब तक हम कोई डिसीजन या कोई ऑर्डर पारित नहीं कर देते तब तक कोई कार्रवाई नहीं करे, स्टे हो जाता है। और जहाँ कोर्ट को ये लगता है कि इसके पास इतने पर्याप्त सबूत हैं कि ये एफआईआर झूठी है, तो उस एफआईआर को हाई कोर्ट है वो क्वाश कर देती है, यानी उसको खारिज कर देती है। हाँ, तो ये सबसे बड़ा है। और ये बिल्कुल मतलब लंबी प्रक्रिया नहीं चलती है, ये 2 या 3 पेशियों में हाई कोर्ट उसको सुनवाई करके तुरंत इसका निस्तारण कर देती है। तो ये लंबा चलने वाला कोई मैटर नहीं होता, तो ये सबसे अच्छी रिलीफ है। दूसरा ये होता है कि कई बार बंदा हाई कोर्ट नहीं जा पाता और उसको ये आशंका रहती है कि इस झूठे मामले में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है या अरेस्टमेंट करनी कर सकती है और पर्याप्त सबूत हैं, तो सेशन कोर्ट में भी अग्रिम जमानत लगा सकता है और अग्रिम जमानत लगा के और गिरफ्तारी से बच सकता है और फिर रिलैक्स होके और पुलिस के सामने अपनी जो भी कार्रवाई करनी होती है वो अपने सबूत होते हैं वो रखना चाहे तो रख सकता है। तो उसमें पुलिस किसी तरह से कोई दबाव नहीं डाल सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सेशन कोर्ट जो हाई कोर्ट जो शर्तें लगाती है उस शर्तों पर वो रहे और अपनी जो बात रखनी है तो ये वो रखे। नहीं, बहुत शानदार बात बताई आपने वकील जी। एक सवाल और दिमाग में आया है कि जिस प्रकार से ये लेन देन का ही मामला होता है और हर लेन देन के मामले से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक प्रकार से उसमें बेचैनी भी रहती है, कौतूहल भी इस विषय को लेकर रहता है और बहुत एक प्रकार से घबराहट भी होती है। ये जो रिमांड दिया जाता है कोर्ट द्वारा, वो किस बिना पर दिया जाता है और किन किन मामलों में, किन परिस्थितियों में कोर्ट जो है वो उसका रिमांड देती है, इसके बारे में बताइए। देखिए, क्या होता है जी, जैसे कोई अपराध होता है और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस को बरामदगी करनी होती है, पुलिस को लिंक जोड़ना होता है कि भी ये जो अपराध किया गया है इसमें किसी अन्य और व्यक्तियों का कोई इन्वॉल्व नहीं है या कोई ऐसे वेपन्स या ऐसे कोई हथियार इस्तेमाल किए गए हैं जिनकी बरामदगी ज़रूरी है। तो उसके लिए पुलिस क्या करती है कि पूछताछ के लिए कोई चीज़ को बरामद करने के लिए कोर्ट से ये कहती है कि हमें इसका रिमांड दिया जाए, यानी पुलिस कस्टडी जिसको बोलते हैं, पीसी बोलते हैं। तो वो एक कानूनी प्रक्रिया है। पुलिस को ये अपने अपराध को जो पुलिस ने जो अपराध जो एफआईआर दर्ज की है उस अपराध में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रिमांड मांग सकती है। ये उनका कानूनी राइट होता है। हाँ, किसी चीज़ की बरामदगी के लिए या जो मौका है उसको वेरीफाई करने के लिए और कोई अन्य कोई इन्वॉल्व है तो उसकी पूछताछ के लिए कर सकती है, लेकिन उसमें मारपीट नहीं कर सकती। उसमें ये एक बड़ा सवाल है वकील जी, क्योंकि आम तौर पर देखा जाता है जब रिमांड लिया जाता है तो उसमें उस पीड़ित को काफ़ी पीटा भी जाता है, यातनाएं तरह तरह की दी जाती है ताकि वो चीज़ें जो है वो उनसे उगला सके, वो कहला सके। तो इसके बारे में कुछ स्पष्ट भी बताइए थोड़ा। कई बार क्या होता है जी, कोई जैसे गंभीर आदतन अपराधी होते हैं
तो उनके साथ थोड़ी पुलिस क्या है सख्ती बरतती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक इनोसेंट अपराधी होता है, जैसे कोई संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो गया, ठीक है, या कोई ऐसा अपराध है जो छोटा मोटा अपराध है, उसके लिए पुलिस कई बार मतलब किसी के दबाव में आके मारपीट करती है, तो ये गलत है। उसके लिए ये है कि जैसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, और तो वो अपने मेडिकल के लिए ये अपना एप्लीकेशन लगा सकता है जी मेरा मेडिकल करवाया जाए, और मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात रख सकता है कि मेरे साथ इस तरीके से पुलिस है वो बिना वजह मारपीट कर रही है। तो मारपीट करने का पुलिस को कानूनी अधिकार नहीं है, ना ही वो मारपीट कर सकती है। हाँ, पूछताछ है, पूछताछ के अंदर का मतलब ये नहीं कि वो मारपीट करे, सिर्फ पूछताछ होती है, उससे पुलिस क्वेश्चनिंग करती है, यानी पर्सन क्वेश्चनिंग करके और अपराध के बारे में जानकारी ले सकती है, भी कैसे हुआ, कोई और इन्वॉल्व है कि नहीं है, तो ये थोड़ी सख्ती कर सके, लेकिन मारपीट नहीं है। अच्छा, एक सवाल और इससे निकल कर आया है वकील जी, जिस प्रकार से ये जो मेडिकल मुआयना करवाया जाता है, पहले भी करवाया जाता है और उसके बाद में भी करवाया जाता है जब कोर्ट में आप पेश कर रहे हैं जो अपराधी को, एक प्रकार से आरोपी को, तो क्या उसके क्या मायने हैं? और कोर्ट जब वो उसका मेडिकल मुआयना हो, जैसे पुलिस की 2 दिन की 24 घंटे की कस्टडी से उसको मेडिकल मुआयना करवाया गया, तो उन चोट उसके ऊपर क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद में रिमांड जब दिया जाता है वकील जी, और रिमांड के बाद में भी क्या मेडिकल मुआयना होता है, और उस रिपोर्ट की फिर क्या अहमियत होती है? देखो, कई बार क्या होता है कि देखो मेडिकल का एक प्रोसीजर होता है। मेडिकल इसलिए ज़रूरी होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई अपराधी को पकड़ा गया, वो गंभीर रूप से भी वो बीमार होता है, तो उसका मेडिकल मुआयना हो जाता है, तो ये एक ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि वो बिल्कुल स्वस्थ होता है और मेडिकल जैसे मुआयना हुआ तो उसमें स्वस्थ आया, और किन्हीं कारणों से उसकी डेथ हो गई पुलिस कस्टडी के अंदर, तो फिर से मेडिकल होता है। तो ये स्थिति क्लियर हो गई कि जिस टाइम वो गिरफ्तार हुआ या मजिस्ट्रेट के पेश हुआ उससे पहले बिल्कुल स्वस्थ था, यानी पुलिस कस्टडी में गया तब वो स्वस्थ था बिल्कुल। लेकिन यदि बाद में उसका मुआयना हुआ तो ये फिर क्लियर हो जाती है कि उसके साथ मारपीट हुई है, उसको ऐसी चोट आई है जिसके कारण ये पुलिस कस्टडी में मरा, तो ये कानूनी बात हो जाती है, और ये क्लियर साफ हो जाता है कि ये खुद नहीं मरा, इसको मारा गया है। तो ये एक मायना रखता है। दूसरी बात क्या होता है कि जैसे कोई किसी को गिरफ्तार किया और उसके शरीर पे चोटें पहले से लगी हुई है, तो वो जैसे मेडिकल मुआयना होगा तो उसके चोटें आ जाएगी, तो ये क्लियर हो जाती है कि ये गिरफ्तार करने से पहले इसके ऊपर चोटें थीं, या फिर वो स्वस्थ था और उसके साथ मारपीट हुई, तो दोबारा मेडिकल हुआ तो इसमें ये आ जाता है कि इसके साथ वास्तव में मारपीट हुई है। तो ये कानूनी बातें हैं सारी ये एक आधार होते हैं। आपने बढ़िया चीज़ बताई, लेकिन पुलिस के लिए क्या पनिशमेंट निर्धारित है? इसके लिए कोर्ट क्या करती है? देखिए, इसमें आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड है, उसमें हर व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके लिए अलग अलग राजकीय जो गवर्नमेंट कर्मचारी है अपनी सेवा के दौरान कोई अपराध करता है तो उसके लिए उसमें अपराध की श्रेणी में आता है, और उस पर वही धाराएँ लगती हैं जो एक सामान्य आदमी पर लगती है। और दूसरा, कोई ड्यूटी के दौरान कोई इलीगल काम करता है तो उसके लिए भी आईपीसी में सज़ा का प्रावधान है, और उस पर वही वैसे ही मुकदमा चलेगा जैसे एक सामान्य आदमी पे मुकदमा चलता है, और उसमें आपराधिक कार्रवाई उसके खिलाफ दर्ज होती है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने बहुत काम की बातें आज बताई है। और दोस्तों, आज के एपिसोड में ये दूसरा एपिसोड है रविवार का, और अगले एपिसोड में हम साइबर क्राइम से संबंधित तमाम मामलों के बारे में वकील जी से जानेंगे और उनकी पेचीदगियों को भी समझेंगे, और वर्तमान में जो साइबर क्राइम को लेकर पूरे क्षेत्र में, भारत में जो स्थितियां पैदा हो रही है और जो वातावरण खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है, उसको लेकर हम सारे तमाम सवालों के जवाब जो है वकील जी से जानेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसा आपको एपिसोड लगा, किस प्रकार से आपको फ़ायदा हो सकता है, इससे संबंधित क्या हम आगे सवाल जवाब जो है वकील जी से करें, तो आप कमेंट बॉक्स में साफ संदेश भारत के जाकर चैनल पर वीडियो देखते हुए आप अपने विचार हमें लिख सकते हैं, जिसको हम अगले एपिसोड में शामिल करेंगे। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।